बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड सामने आ गया है। ये स्क्वाड अनाउंस कब होने जा रहा है, इसमें किसकी एंट्री होने जा रही है और किसकी छुट्टी, किस की छुट्टी होने जा रही है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा एक खबर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के शेड्यूल में भी के हवाले से भी आई है कि शायद इस शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली की जा रही है, उससे भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ सामने आया है उसके हवाले से अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस कोचिंग स्टाफ को रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना यह है कि ये अब जो है वो ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं वो क्या पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे कि ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे और मोनी मोरकल जो हैं वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच होंगे। पाकिस्तान में बहुत से खिलाड़ी मौजूद हैं, हमारे पास बड़ा टैलेंट, आप फलां को बना दीजिए, आप फलां को बना दीजिए, ऐसी खबरें आना शुरू हो गई। आपको पता है हर सहाफ़ी की दोस्तियां होती हैं और हर सहाफ़ी जो होता है उसका एक हल्का अहबाब होता है। उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स भी होते हैं, खासतौर पर एक्स क्रिकेटर्स होते हैं जो खुद को ऑब्वियसली इस सीट का अहल समझते हैं, तो उनको खुश करना भी होता है मकसूद। देखिए, मेरा कोई किसी ना तो एक्स क्रिकेटर से कोई दोस्ती है एज सच, रिस्पेक्ट का रिश्ता सबके साथ है ऑब्वियसली, और ना मैं किसी के एजेंडे के ऊपर काम करता हूं। मेरा तो जो मेरे दिमाग में आती है मैं समझता हूं दुरुस्त है तो उसको मैं दुरुस्त समझता हूं, जो मैं गलत समझता हूं, जितनी सोच समझ बसीरत अल्लाह पाक ने दी हुई है उसके मुताबिक मैं समझता हूं। तो मैं तो किसी की तरफ झुकता नहीं हूं। सीधी सी बात, जिसकी गलत बात होगी मैं उसको गलत कहूंगा, जिसकी सही बात होगी मैं उसको सही कहूंगा, चाहे सारी दुनिया उसको गलत कह रही हो लेकिन मैं उसको सही कहूंगा। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। ग्रांट ब्रैडबर्न जो है ना वो एक प्रोफेशनल कोच है, ठीक है, और अरसा दराज से कोचिंग कर रहा है। डंग टपाऊ कोच नहीं है कि इनको और कुछ नहीं मिला उन्होंने कहा चलो जी कोचिंग कर लेते हैं। कोई PSL की फ्रेंचाइज का कोच बन गया, कहीं कोच बन गया। इन्होंने कोचिंग बाकायदा सीखी नहीं है, दूसरों को सिखाना भी सीखना पड़ता है। देखिए, जब आप टीचर बनते हैं ना तो टीचर हर कोई नहीं बन जाता। टीचर जो होते हैं वो बॉर्न टीचर्स होते हैं जिनमें सिखाने का हुनर, काबिलियत अल्लाह की तरफ से डाली होती है। उसके बाद फिर तालीम है, तालीम के बाद फिर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बगैर आप टीचर तक नहीं बन सकते। तो कोच जिसने बाकायदा तौर पर, ऑब्वियसली वो भी एक टीचर है, वो भी टीच करता है, लेकिन वो बाकायदा करके दिखाता है, तो उसके लिए खुद से भी सीखना जरूरी होता है। तो ये जो इन्होंने स्टाफ अनाउंस किया है, मैनेजमेंट स्टाफ, ये बुरा नहीं है। आप उनके स्किल्स के ऊपर बात कीजिए, नामों के ऊपर बात मत कीजिए। मत सोचिए कि ये कोई बहुत बड़े नाम होने चाहिए थे, कोई तोप किस्म की चीजें होनी चाहिए थी, कि पाकिस्तान को ऐसे मिले हैं कोच, फलां नहीं मिले। देखिए, वो कुछ सोच के ये सारे का सारा प्रोसेस कर रहे हैं और मिकी आर्थर की ऑब्वियसली इसमें से है, और मिकी आर्थर रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ राब्ते में होंगे और असल कोच मिकी आर्थर ही होगा। ये ज़हन में रखिएगा कि यहां पर जो स्टाफ है उसका हेड कोच ब्रैडबर्न होगा, अदरवाइज जो टीम का हेड कोच है ना वो यही होगा। तो ये ज़हन से निकाल दीजिए कि जनाब यहां पे ब्रैडबर्न जो है वो करता धरता होगा। ब्रैडबर्न बेसिकली उसकी गैर मौजूदगी में हेड कोच है, अदरवाइज जब वो आ जाएंगे तो वो अब हेड कोच की जिम्मेदारियां खुद संभाल लेंगे। अब आ जाए, बात करते हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 14 अप्रैल से। अभी तक का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन अब सुनने में आया है कि अब इसके कुछ मैचेस जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। रावलपिंडी को थोड़े से मैचेस दिए जा रहे हैं और रावलपिंडी में 2 T20 मैचेस होंगे और 2 वनडे मैचेस होंगे। अब रावलपिंडी को 4 मैचेस दिए जा रहे हैं और 3 T20 मैचेस जो हैं वो स्टार्ट में यहां पे खेले जाएंगे और आखिरी 4 ODIs जो हैं, 3 ODIs जो हैं वो कराची में होंगे। कुछ इस किस्म की तरतीब बन रही है। इससे पहले एक ODI जो होना था वो
यहाँ पे होना था पिंडी में और 2 T20 मैचेस यहाँ पे होने थे, लेकिन अब इस शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली करने की बात की जा रही है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर शेड्यूल में फिर थोड़ी बहुत तब्दीली होगी। रीज़न क्या है? वही पॉलिटिकल हालात, आपको पता है हमारे मुल्क के हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, और लाहौर में ख़ास तौर पे जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से अपने खान साहब ने डेरे वहाँ पे डाले हुए, तो लाहौर में तो हर वक्त जो है वो एक किस्म की फ़िज़ा बनी होती है कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो इस वजह से शायद कुछ तब्दीली की जाए। लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा जी? बाबर आजम की वापसी होने जा रही है, सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं ये, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। बाबर आजम और रिजवान वापस आना चाहते हैं ऑब्वियसली, और बाबर आजम अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मैदान में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी होम सीरीज है, हम बच्चों के हवाले नहीं कर सकते, हम न्यूजीलैंड की जो इवन सेकंड स्ट्रेंथ टीम है वो भी अच्छी तगड़ी टीम है, और आप उसको जो है वो ऐसे नहीं ले सकते। टॉम लैथम बड़ा तजुर्बाकार कप्तान रहा है और उसके पास तजुर्बा भी है, खुद वो बजाते खुद अच्छा बल्लेबाज भी है, फाइटर बल्लेबाज है रादर, तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये हम इसको आसान नहीं ले सकते, और बाबर आजम चाहते हैं कि हम सब वापस आ जाएं, यानी बाबर, रिजवान, फखर, शाहीन और हारिस रऊफ, ये सब वापस आए। और अगर ये सब वापस आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का स्क्वाड क्या बनने जा रहा है? फिर क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में ऑब्वियसली क्या जो इमाद वसीम है उसकी क्या हैसियत रहेगी? प्रॉब्लम ये है कि इमाद वसीम जो है वो मुझे बाबर आजम की कप्तानी के नीचे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई कंफर्ट लेवल का कोई मसला है इनका, बहुत मुश्किल हो जाएगा इमाद वसीम के लिए खेलना। लेकिन पीसीबी के लिए इमाद वसीम को इस फॉर्म के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ कि पूरी सीरीज में अगर किसी ने 50 की है तो वो सिर्फ इमाद वसीम ने की है, और उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस, हालांकि उसके हिसाब से उसको बॉलिंग नहीं दी गई, यूटिलाइज नहीं किया गया, तो उसके बावजूद उसने बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसी सूरत में आप कैसे उसको कह सकते हैं कि अगली सीरीज में हम नहीं खिलाएंगे? ठीक है, अब ऑब्वियसली बाबर आजम के साथ उसका कंफर्ट लेवल ठीक नहीं है, तो बाबर आजम और रिजवान अगर आते हैं तो फिर क्या नवाज खेलेंगे या जो है वो इमाद वसीम खेलेंगे? इस पे इख्तलाफ ऑब्वियसली होगा, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं कप्तानी के रोल में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। टीम में क्या क्या मुमकिन खिलाड़ी हो सकते हैं अगर बाबर आजम और रिजवान सिर्फ वापस आए, बाकियों को अभी रेस्ट ही करवाया जाए, जो फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली उनको ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है, मुमकिन है उनको रेस्ट करवाया जाए। बाबर आजम और रिजवान और फखर जमान की वापसी हो सकती है, ये पॉसिबल है एक उस सूरत में अगर बाबर की पूरी बात ना मानी जाए। तो फिर स्क्वाड क्या बनेगा जी? साइम अयूब आपके स्क्वाड में इन होते हैं, उनको भी वापस नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपना अच्छा स्टार्ट किया है। उसके बाद बाबर आजम होंगे, फिर रिजवान होंगे और हारिस, मोहम्मद हारिस। अब रिजवान और मोहम्मद हारिस में से कौन खेलेगा? इन दोनों में से, या ये दोनों होंगे? एक ऑब्वियसली आपके पास मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से, तो रिजवान एंड हारिस और हसीबुल्ला के बारे में भी खबर आ रही है कि उनको मौका दिया जा सकता है और उनको मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आपको पता है कि आई थिंक सो पीएसएल में वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलें, तो उनको मौका दिया जा सकता है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, ये टीम का हिस्सा होंगे, यानी कि इफ्तिखार अहमद साइड का हिस्सा बनेंगे जी। उसके बाद फिर शादाब खान होंगे। अब क्या पता शादाब खान को रेस्ट करवा दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि शादाब खान होंगे, इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज, दोनों होंगे या दोनों में से एक होंगे। और अगर दोनों होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमाद वसीम डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे। उसामा मीर आ सकते हैं जी, उसामा मीर आ सकते हैं, वसीम जूनियर होंगे, आमिर जमाल की वापसी हो सकती है, और उसके बाद एहसानुल्लाह और जमान खान, ठीक है, वसीम जूनियर आ जाएंगे। फ़हीम अशरफ को यहाँ से छुट्टी उनकी हो सकती है, उनकी जगह आमिर जमाल आ सकते हैं। इसके अलावा अबरार अहमद के भी इम्कानात मौजूद हैं कि उनको 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन अगर आप बाबर आजम की बात मान ली गई और जिस तरह से वो चाहते हैं कि फुल स्ट्रेंथ टीम बनाने का प्लान है, यानी यंग जो प्लेयर्स हैं उनका और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बनाने के ऊपर अगर वो बात करते हैं, तो जनाब फिर बाबर और रिजवान आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर वही पुरानी ओपनिंग जोड़ी आपको नजर आएगी। तीसरे नंबर पे मुमकिन है फिर आपको साइम अयूब खेलते हुए नजर आए, या उसके बाद हारिस जो हैं
वो चौथे नंबर पे आ सकते हैं, पांचवें पे इफ्तिखार आ सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे उस सूरत में भी। फखर जमान ये कहां पे आएंगे? ये तो तीसरे नंबर पे हैं। अब तीसरे नंबर पे फखर जमान खेलेगा तो फिर साइम अयूब तो टीम में नहीं होगा सर। फिर साइम अयूब को अब आप चौथे नंबर पे खिला के तो फिर ज्यादती करने वाली बात है। फखर जमान तीसरे नंबर पे होंगे तो साइम अयूब की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, ये मुझे लग रहा है कि फ़हीम अशरफ अगर बाबर आजम हुए तो मुमकिन है वो फ़हीम अशरफ को खिलाएं, फिर उनकी बात मान ली जाती है। और उसके बाद वसीम जूनियर होंगे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी और एहसानुल्लाह। यहां पे एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन रही है, जमान खान की मुझे छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। जमान खान मुझे लग रहा है कि उनको ये, क्योंकि जब आप फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते हैं ना तो नसीम शाह मुमकिन है स्क्वाड का हिस्सा ना हो, आजम खान की वैसे छुट्टी हो जानी है, ठीक है। तैयब ताहिर भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, अब उनको 3 मैचेस मिल गए। तैयब ताहिर भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। शान मसूद भी आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अब बाबर आजम की कप्तानी में तो वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, तो आए भी तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन है जी, इसके हिसाब से मैंने आपको ये स्क्वाड बताया है। स्क्वाड का ऐलान जो है वो 1 से लेकर 4 तारीख तक किया जाएगा, फ्रॉम 1 to 4, 5 फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, आप समझ लें चंद दिनों की बात है, सब कच्चा चट्टा सामने खुल के आ जाएगा। मैं ये समझता हूं, अब मेरी राय आप पूछते हैं, मैं समझता हूं कि ठीक है आप बाबर आजम को इन कीजिए, रिजवान को इन कीजिए, बैटिंग में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये जो अभी कंप्लीट जो यंगस्टर्स का है ना लॉट, इसको मुकम्मल को भले आप ना कीजिए, ठीक है। आप लाइए बाबर को, रिजवान के साथ ओपनिंग करवाइए, तीसरे नंबर पे साइम अयूब को ले आइए, साइम अयूब कैन प्ले एट नंबर 3, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चौथे पे आप इफ्तिखार को ले आइए, उसके बाद आपके पास आगे ऑप्शन मौजूद है इफ्तिखार के साथ, फिर आपके पास इमाद वसीम है, ही कैन डू वंडर्स विद बैटिंग। जब आपके पास अच्छी पिचेज होंगी पाकिस्तान में, खुदा के लिए पिचेज अच्छी बनाइएगा, पिचेज अच्छी होनी चाहिए पाकिस्तान में और मजे के मैचेस होने चाहिए, और उस सूरत में फिर आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और मैं ये समझता हूं कि बॉलर्स में आपके जो तीनों फास्ट बॉलर्स खेले हैं ना, वसीम जूनियर स्पेशली मैं कहूंगा बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद एहसानुल्लाह ने कमाल की बॉलिंग की है, जमान खान ने भी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह को रेस्ट दीजिए, इन तीनों को जरूर फास्ट बॉलर्स के साथ जाइए। आपके पास आमिर जमाल है, बड़ा क्लास का लड़का है, अब्बास आफरीदी है, उसको मौका दे सकते हैं, वाई नॉट, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके भी वैसे चांसेस हैं, अब्बास आफरीदी के भी चांसेस हैं वो टीम का हिस्सा बन सके। तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस ये ठीक है किसी भी सीरीज में, लेकिन ऐसी सूरत में अगर सारे ही पुराने ले आते हैं आप, तो फिर ये नए जो हैं ये तो बेंच पे पानी पिलाने में लगे रहेंगे। हमेशा होता यही है कि सीनियर खेलते रहते हैं, जो पुराने हैं वो कोई सीनियर फटड़ होता है तो उनको मौका मिलता है, अदरवाइज उनको मौका नहीं मिलता। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।